गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट के वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन आपका था कि फलक केंद्रित घनीय निबिड़तम संकुलन। तो यहाँ एक आपका था, इसमें आपका फलक केंद्रित घनीय निबिड़तम संकुलन में फलक केंद्रित घनीय निबिड़तम संकुलन, जिसको बोलते हैं फेस सेंट्रल क्यूबिक, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एफसीसी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सीसीपी हमने पढ़ा था, जो त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन के दो प्रकार थे। एक था आपका सीसीपी घनीय निबिड़तम संकुलन। तो ये जो आपका सीसीपी है उसी को ही हम एफसीसी कहते हैं। तो सीसीपी कह दो या एफसीसी कह दो, एक ही बात है। और ये जो आपका सीसीपी है, इस सीसीपी की उप सह संयोजन संख्या का मान 12 होता है। तो ये जो आपकी सीसीपी है, इसका उप सह संयोजन संख्या, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उप सह संयोजन संख्या है, इसका मान 12 होता है। तो कई ने 4 आंसर दिए, वो गलत है, तो इसका राइट आंसर आएगा इसका 12। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संकुलन क्षमता के बारे में, इसका डेफिनेशन हो गया था और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ते हैं अपन यहाँ सरल, जिसको कहते हैं आद्य, सरल या आद्य घनीय जालक की, सरल या आद्य घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करें। तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। देखिए कैसे क्या करेंगे अपन सरल घनीय जालक की। सरल घनीय जालक सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है। हम पढ़ चुके हैं कि सरल आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवीकरण केवल 8 कोणों पर उपस्थित होता है। तो यहाँ हम ये बनाएंगे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। तो ये मान लीजिए ये कोई आपकी यहाँ सरल या आद्य एकक कोष्ठिका है, जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसको सरल या आद्य एकक कोष्ठिका बनाना है तो इसमें जो अवयवीकरण है वो केवल 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो अवयवीकरण है वो 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये बन गई है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। माना कि इस एकक कोष्ठिका में जितने भी अवयवी कण हैं उन सभी अवयवी कणों को एक ठोस गोला मान लिया जाता है। तो जितने भी आपके अवयवी कण हैं, इस अवयवी कण को हम ठोस गोला मान लेते हैं। तो आपने अवयवी कण को आपने ठोस गोला मान लिया है और ये जो अवयवी कण है इनकी त्रिज्या, इस त्रिज्या का मान माना कि स्मॉल r है, क्योंकि अवयवी कण गोला है और इस गोले की त्रिज्या हम यहाँ पे स्मॉल r मान लेते हैं। जितने भी अवयवी कण हैं उन सभी अवयवी कणों को हम ठोस गोला मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r मान रखी है। माना कि ये जो पूरी एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोण या भुजा की लंबाई, माना कि यहाँ प्रत्येक कोण या भुजा की लंबाई स्मॉल a है। तो आपने दो चीजें मानी है, एक तो अवयवी कण को ठोस गोला माना है जिसकी परमाणु त्रिज्या स्मॉल r, और कोण या भुजा की लंबाई, यहाँ कोण या
भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई आपने यहाँ पे स्मॉल ए मान ली है। अब सबसे पहले ये जालक बना हुआ है सरल आद्य घनीय एकक कोष्ठिका से, तो इसकी प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो पहले ज्ञात कर चुके हैं। सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, तो ये पहले हम क्या कर चुके हैं, यहाँ 8 अवयवी कण है, तो यहाँ 8 अवयवी कण जो कि कोण पर स्थित है, कोण पर उपस्थित। हम जानते हैं यदि अवयवी कण कोणों पर उपस्थित है तो इसका प्रति एकक कोष्ठिका में 1/8वां हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ 1/8वां हिस्सा, तो जैसे 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा एक अवयवी कण, तो यहाँ बन जाता है एक अवयवी कण। एक अवयवी कण के द्वारा, तो एक अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन, तो एक अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन, क्योंकि अवयवी कण को आपने ठोस गोला माना है और ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ एक ठोस गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, और ये माना कि आपका समीकरण नंबर 1 आ गया है। तो एक अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 πr³। अब इसके बाद अपन संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, इस समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसके बाद संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन, तो संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन, माना कि ठोस क्रिस्टल को हम एक घन मान लेते हैं और जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा Q, और भुजा यहाँ पे है AQ। तो यहाँ संपूर्ण जो ठोस क्रिस्टल है उसको आपने घन मान लिया है और घन का आयतन होता है भुजा Q या AQ। यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो एक भुजा है, इस एक भुजा में 2 अवयवी कण आपस में स्पर्श किए हुए हैं। तो ये जो आपके जो एक भुजा है, इस एक भुजा में ये जो 2 अवयवी कण वो आपस में स्पर्श किए हुए हैं, मतलब ये अवयवी कण और दूसरा अवयवी कण आपस में स्पर्श किया हुआ है। संपूर्ण लंबाई तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे जो संपूर्ण लंबाई है उसका मान यहाँ स्मॉल a है, लेकिन यहाँ से देखिए अपन, यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी जिसको हम यहाँ पे स्मॉल r मान सकते हैं, यहाँ केंद्र से परिधि की दूरी इसको भी हम यहाँ स्मॉल r मान सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू हो सकता है 2r, क्योंकि संपूर्ण लंबाई तो यहाँ a है और यहाँ प्रत्येक कोणीय भुजा में 2 अवयवी कण आपस में इस प्रकार से स्पर्श है, तो यहाँ a बराबर 2r लिख सकते हैं। a का मान इस समीकरण में रख दीजिए आप यहाँ, तो यहाँ जाएगा 2r³ और ये बन जाता है 8r³ और ये आपका समीकरण नंबर 1, सॉरी ये आपका जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आपने क्या किया, अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात कर लिया है, संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी संतुलन क्षमता।
तो संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अवयवी कण के द्वारा, अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन, तो अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन, संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन और इंटू 100। अब यहाँ देखिए आप लोग, अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन है 8r क्यूब इंटू 100। ये दोनों मान हम इस वाले समीकरण में कर देते हैं। तो यहाँ अवयवी कण के द्वारा घेरा गया आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन 8r क्यूब इंटू 100। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करने पर मान आ जाएगा यहाँ 52.4%। इस प्रकार सरल या आद्य घनीय जालक की संकुलन क्षमता का मान 52.4% होता है। इसका मतलब हम ये समझे कि यदि मान लीजिए कि संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन 100 है और यदि एकक कोशिका सरल या आद्य प्रकार की है तो अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन 100 में से केवल 52.4% ही होगा, बाकी का जो शेष है वो आपका रिक्त रह जाता है। इस प्रकार से सरल या आद्य घनीय जालक की संकुलन क्षमता का मान 52.4% होता है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन है, उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो घनीय निबिड़तम संकुलन सीसीपी या फलक केंद्रित घनीय निबिड़तम संकुलन एफसीसी में क्रिस्टलीकृत रहती है। तो ऐसी दो धातुओं के नाम लिखना है जिनमें सीसीपी या एफसीसी प्रकार की व्यवस्था लिखनी है। धातुओं के नाम को आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स में आंसर के साथ साथ आपको अपना नाम लिखना है, नाम के साथ फादर्स नेम और आपको अपना सेक्शन लिखना है, बायो है या मैथ है। थैंक यू।